नैना देखो, शाम होने वाली है, हमें घर जाना चाहिए। अरे गौरी, तुम तो हमेशा छोटी छोटी बातों पर डरती रहती हो। अरे हम तीनों इतने दिनों बाद तो इस पहाड़ी पर घूमने आए हैं, और बिना ये पूरी पहाड़ी घूमे मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। हाँ गौरी, देखो तो तुम्हारी बहन नैना कितनी हिम्मत वाली है, और तुम हो कि डरपोक हो। अरे वो तो ठीक ही कह रही है। फिर तीनों आगे बढ़ रही होती हैं। यही सही मौका है। मैंने जो सोचा है वो मुझे करना ही होगा, क्योंकि मैं इससे किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। नैना रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही होती है। तभी गौरी पहाड़ी के नजदीक चली जाती है और बाहर का दृश्य देखने लगती है। अरे, ये पहाड़ी से नीचे देखने में कितना सुंदर वातावरण लग रहा है। गौरी मुस्कुराते हुए पहाड़ी की ओर नजदीक जाकर सुंदर नजारा देखने लगती है। तभी पीछे से नैना ये दृश्य देख लेती है। नैना धीरे धीरे गौरी के नजदीक आती है और उसे जोर से पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। चलो, इस आफत से तो मेरा पीछा छूट गया। अब मुझे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। वो थोड़ा आगे जाती है। अरे, गौरी कहाँ है? नैना रोने का नाटक करने लगती है। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, गौरी पहाड़ के नजदीक जाकर सुंदर नजारे देख रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। वो मर गई। ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? हमें घर जाना होगा। अगर सबको पता चल गया तो हमारे साथ क्या करेंगे? फिर दोनों डरते सहमते वहां से भाग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी गिरते गिरते अपनी आंखें बंद कर लेती है, परंतु वो नीचे नहीं गिरती। एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ सुनहरा वातावरण था। ये क्या? मैं तो पहाड़ी से गिरी थी। मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ? तभी एक दासी आती है और गौरी को खींचते हुए राजमहल में लेकर चली जाती है। ये कौन है? मल्लिका, ये कोई लड़की है जो बिना पूछे हमारे राज्य में घुस आई है। इतनी हिम्मत, जो बिना पूछे हमारे राजमहल में घुस आई। इसे तो सजा मिलेगी। इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था। मैं तो पहाड़ी से नीचे गिरी थी और इस दुनिया में कैसे आ गई मुझे नहीं पता। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। सफाई देने से कुछ नहीं होगा। इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। फिर दासी गौरी को पकड़कर काल कोठरी में ले जाकर बंद कर देती है। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सामने उसकी नजर कैद खाने के एक कोने में जाती है, जहाँ एक व्यक्ति बुरी तरह से रो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता सोहन था। पिताजी, पिताजी, मुझे पहचानिए। मैं आपकी बेटी गौरी हूँ। सोहन धीरे से सिर उठाकर देखता है। गौरी बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई बेटा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे कैद हैं? गांव वाले कह रहे थे कि आप बहुत दिनों से गायब हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। अब ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। और ये जो रानी तुम देख रही हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ वसुंधरा है। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए, आखिर ये सब हो क्या रहा है? देखो बेटा, ये उस वक्त की बात है जब मैं बहुत गरीब था। मैं एक दिन परेशान होकर काम की तलाश में
जमींदार रघुवीर सिंह की हवेली में जा पहुंचा। जमींदार साहब, हमारे घर में खाने को दाना तक नहीं है। आप मुझे कोई काम दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अरे सोहन, तेरे पास इतनी बड़ी जमीन है, फिर तुझे काम की क्या जरूरत है? अरे मालिक, वो जमीन बंजर है मालिक, वहां कुछ नहीं उगता। बस काम दे दीजिए मालिक, काम की बहुत जरूरत है। ये मूर्ख नहीं जानता कि इसकी बंजर जमीन के नीचे करोड़ों का राजसी खजाना गड़ा है। मुझे किसी तरह से वो जमीन चाहिए। तो देख सोहन, अब भाई मेरे पास तो काम धाम है नहीं, लेकिन अगर तू मुझे अपनी जमीन बेच दे तो मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। नहीं मालिक, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पुरखों की निशानी है। मैं भूखा मर जाऊंगा पर जमीन नहीं बेचूंगा। नहीं नहीं मालिक, नहीं। सोहन वहां से चला जाता है। जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ अंदर आ जाता है, जहां उसकी बेटी मीना थी। ये किसान ऐसे नहीं मानेगा मीणा। उसके खेत के नीचे सोने की खान है और ये कौड़ी के भाव काम मांग रहा है। हमें वो जमीन चाहिए, हर हाल में चाहिए वो। पिताजी, ताकत से नहीं छल से काम कीजिए। सोहन एक सीधा साधा आदमी है, उसे मैं अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगी, फिर वो जमीन तो क्या अपनी जान भी दे देगा। योजना के अनुसार अगले दिन मीना सोहन के रास्ते में जानबूझकर गिर जाती है। ओह, कोई मेरी मदद करो, मेरे पैर में मोच आ गई है। तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, क्या मुझे घर तक छोड़ दोगे? तुम्हारी सादगी ने तो पहली नजर में ही मेरा दिल जीत लिया। क्या? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और आप? प्यार हैसियत नहीं देखता सोहन, मुझे तुम जैसा मेहनती और सच्चा इंसान ही चाहिए। सोहन मीना की खूबसूरती और मीठी बातों में पूरी तरह फंस गया। वो उसे हवेली छोड़ता है, जहां जमींदार पहले से तैयार बैठा था। सोहन, मैंने देखा कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रहे थे। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। अरे तुम एकदम हीरा हो, हीरा। और मैं तुम दोनों की शादी कराने को तैयार हूँ। हम तुम्हें अमीर बना देंगे। क्या सच में? लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी वसुंधरा और एक बच्ची है। तो क्या हो गया? अगर राजा बनना है तो पुरानी जंजीरें तोड़नी पड़ेगी। बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो और मेरी बेटी और ये सारी दौलत तुम्हारी। सोहन, क्या तुम मेरे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सोचो, गरीबी से आजादी और हम दोनों का साथ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो मैं आज ही उसका काम तमाम कर दूंगा। ठीक है। सोहन घर पहुंचता है। उसकी पत्नी वसुंधरा खाना बना रही है। ए वसुंधरा, तुम तैयार हो जाओ। आज हम पहाड़ी वाले मंदिर और तालाब घूमने चलेंगे। अरे बहुत दिन हो गए ना,
हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। चलो। सच में मैं अभी तैयार होती हूँ। सोहन वसुंधरा को लेकर गांव के बाहर एक ऊंची और सुनसान पहाड़ी पर पहुंचा, जिसके नीचे गहरी खाई है। शाम का धुंधलका छा रहा है। अरे, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। ये तो बहुत डरावनी जगह है। चलिए वापस चलते हैं। वापसी का रास्ता तो बंद है वसुंधरा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी अमीरी और मीणा के बीच तुम ही एक दीवार हो। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा मत करना। सोहन ने एक झटके में वसुंधरा को खाई में धक्का दे दिया। वसुंधरा की चीख खाई में गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। सोहन कांपते हुए वहां से भागकर सीधा जमींदार के पास आता है। हाँ, जैसा आपने कहा था मैंने काम कर दिया। वसुंधरा अब नहीं रही, अब हमारी शादी करा दीजिए। शाबाश मेरे शेर, अब तुम बनोगे हमारे दामाद। समय बीतता है। 2 साल गुजर जाते हैं। सोहन और मीना की शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है, लेकिन सोहन अब घर के नौकर जैसा बनकर रह गया है। एक रात जमींदार और मीना सोहन की जमीन के कागजात देख रहे हैं। अब वक्त आ गया है बेटी। कानूनन सोहन की जमीन अब हमारी हो चुकी है। अब हमें उस खजाने को खोदना है। लेकिन हाँ, ये सोहन अभी भी जिंदा है। अगर उसे खजाने का पता चला फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सही कहा पिताजी, मैं भी इस गंवार के साथ नाटक कर करके थक गई हूँ। इसकी पत्नी को मरवाया, अब इसे भी उसी के पास भेज देते हैं। कल ही इसका किस्सा खत्म करते हैं। अजी सुनिए, आज मौसम बहुत अच्छा है। चलिए उसी पहाड़ी पर चलते हैं जहाँ से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई थी। ठीक है, चलो। वो उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी। सोहन खाई की ओर देखता है। ये तो वही जगह है जहां मैंने वसुंधरा को धक्का दिया था। नहीं, मुझे यहां से जाना चाहिए। हाँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तुम यहाँ से नीचे जाओगे। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीणा? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम अपने पति को कैसे मार सकती हो? मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी पत्नी तक को जान से मार दिया और तुम मेरे साथ? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ये क्या तुम सोच भी कैसे सकती हो? अरे, मैंने तो सिर्फ धन के लालच में पिताजी के साथ ये नाटक किया था। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। मीना सोहन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है और सोहन अचानक ही एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने वसुंधरा खड़ी थी। ये क्या? वसुंधरा, तुम मरी नहीं और मैं भी मरा नहीं। ये कौन सी दुनिया है? ये एक ऐसी दुनिया है जो लालच में किसी को मारने की कोशिश करता है, वो इस दुनिया में आता है। और तुमने मेरे साथ जो गलत किया है उसकी सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब मुझे माफ कर दो वसुंधरा। जमींदार और उसकी बेटी ने मुझे फंसा लिया था और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब बात करने का कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से। तभी पीछे से 2-3 सैनिक आते हैं और सोहन को पकड़ लेते हैं।
इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो और इसे 3 दिनों पर 1 दिन खाना देना, ताकि इसे पता चले कि इसने कितना बड़ा अपराध किया है। तब से तुम्हारी माँ ने मुझे इस काल कोठरी में कैद करके रखा है बेटा। पिताजी, आपने इतना बड़ा अपराध किया। आपने मेरी माँ को अपने हाथों से मारा। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। तभी वहां वसुंधरा आ गई। वसुंधरा को देखते ही, माँ, तुम ठीक तो हो ना? पिताजी ने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम कौन हो? माँ, मैं तुम्हारी बेटी गौरी हूँ। जब मैं 4 बरस की थी तब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। देखो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे पहचानो। हाँ, यही हमारी बेटी है। बेटी? मेरी बेटी? इतने सालों बाद तुम्हें देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी सौतेली बहन नैना ने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया क्योंकि वो मुझे मारना चाहती थी। बस, बहुत हो गया। अब उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा। माँ, मैं कैसे जाऊंगी? चिंता मत करो, मुझे शक्तियां मिली है। फिर वसुंधरा उसे कमरे में ले गई, जेवर पहनाए और उसके कान में कुछ कहा। ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। बस किसी तरह ये काम पूरा करना बेटी। तभी तेज रोशनी होती है और गौरी पहाड़ी पर पहुंच जाती है। चलो, अब मुझे जल्दी से अपनी माँ का इंतकाम लेना है। फिर गौरी वहां से निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ नैना परेशान होकर घर आती है। अरे नैना बेटी, गौरी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गई थी और तुम अकेली आई हो। वो कहाँ मर गई करमजली? माँ, उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से गिर गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर मैं नहीं बचा पाई। पहाड़ी से गिर गई? अरे, तो अब हमारे घर का काम कौन करेगा? मुफ्त की नौकरानी चली गई। इतने में ही गौरी सोने से लदी हुई घर में प्रवेश करती है, जिसे देखकर मीना और नैना के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये कैसे जिंदा है? मैंने तो खुद ही इसे पहाड़ से धक्का दिया था, कैसे बच गई? अरे, ये तो पहाड़ से गिर गई थी, लेकिन इसके शरीर पर इतने सारे सोने के जेवर। मुझे जल्दी से प्यार का नाटक करना होगा ताकि ये मुझे सारे जेवर दे दे। मीना रोते हुए गौरी के पास जाती है। बेटी, मेरा तो जी घबरा रहा था। जैसे नैना ने कहा तुम पहाड़ से गिर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा हुआ कि नैना ने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया और जैसे ही मैं नीचे गिरी, वहाँ बहुत सुंदर और दयालु रानी रहती है। उसने जब मेरे शरीर पर एक भी जेवर नहीं देखा तो देखो, इतने सारे जेवर दे दिए और कहा कि अब जाकर अपना बाकी जीवन अच्छे से जीना। वो तो मुझे और भी जेवर दे रही थी, लेकिन मैंने लेने से मना कर दिया। अरे बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भला कोई धन को ठुकराता है? तुमने धन को क्यों ठुकराया? तभी ये बात सुनते ही नैना के मन में लालच और उत्सुकता बढ़ गई। उसे ये सोचते ही रोमांचित महसूस हुआ। माँ, तो क्यों ना हम दोनों भी चले? अरे, हम दोनों चलेंगे तो शायद रानी भी हमको इतना ही धन देगी। हम लोग वो सारा धन लेकर आ जाएंगे। हाँ नैना, तुमने ये अक्ल की बात कही। चलो गौरी, हमें जल्दी से वो जगह बता दो
हम भी वहाँ से बहुत सारा धन लेकर आना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास इतने जेवर हैं और आप लोगों के पास नहीं, तो मुझे भी बुरा लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को वो जगह बताती हूँ। फिर तीनों वहां से निकल पड़ी और पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ी हो गईं। चलो नैना बेटी, अब जल्दी चलो, हमारी बारी है। दोनों पहाड़ी से कूद गईं और जैसे ही नीचे पहुंची तभी सामने वसुंधरा खड़ी थी। वसुंधरा को देखते ही मीना के पसीने छूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या, तुम जिंदा कैसे हुई? ये क्या हो रहा है? तभी वसुंधरा सारी बात बताती है, जिसे सुनते ही मीना घबरा जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और आंखों में डर दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जाने दो यहाँ से। तुम दोनों अब कहीं नहीं जाने वाली हो और तुम दोनों ने मेरी बेटी को बहुत कष्ट दिया है। अब तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो यहाँ से। फिर वसुंधरा नैना और मीना को पकड़ लेती है और दोनों को खींचते हुए काल कोठरी में जाकर बंद कर देती है। वहाँ पहले से ही सोहन था और वो मीना और अपनी बेटी नैना को देखकर घबरा गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये क्या, तुम यहाँ? अरे तुम्हें तो मैंने मार दिया था, तुम भी यहाँ अभी तक जिंदा ही हो? हाँ, तुम सबने धोखा दिया है। तुम तीनों ने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी थी। अब तुम तीनों पूरी जिंदगी इसी काल कोठरी में रहोगे और जब तक तुम्हारी तीनों की आखिरी सांस न निकले तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दे दो, बस एक छोटा सा मौका। तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ गया। मेरी बेटी इतने दिनों तक ऊपर तड़पती रही और मैं नीचे तड़पती रही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। फिर वसुंधरा वहां से राजमहल चली गई। तभी एक नेक रूह प्रकट हुई। बस वसुंधरा, आज तुमने अपना बदला पूरा ले लिया। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। बस अपनी बेटी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन आपकी मदद से मैंने अपनी बेटी की भी जिंदगी सुधार दी और मैंने अपना बदला भी ले लिया। ठीक है, जब तुम इस दुनिया में आई थी तब मैं बहुत बीमार था और तुम्हारी सेवा से मैं ठीक हुआ। तुम्हारी यही इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। इतने में ही तेज रोशनी फैली और वसुंधरा सोने से लदी हुई पहाड़ी के ऊपर आ गई। अब मुझे जल्दी से अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। वसुंधरा भागती हुई अपनी झोपड़ी में आई। माँ, तुम ठीक तो हो ना? मेरी बेटी, देखो मैंने उन तीनों को उनके किए की सजा दे दी है। अब हम दोनों मिलकर एक अच्छा जीवन जिएंगे। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिसे मैं बरसों से ढूंढ रही थी आज आप मेरे सामने हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये एक सपना है। कुछ नहीं बेटी, जो नेक काम करते हैं उनका भगवान हमेशा साथ देता है। और देखो, आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान ने हमारी जिंदगी वापस लौटा दी। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों हैं। तभी बाहर से जमींदार आता है। उसके चेहरे पर अविश्वास और डर साफ दिखाई देता है। ये क्या? यहाँ तो मेरी बेटी, दामाद और मेरी नातिन रहा करते थे। तुम दोनों कहाँ से आ गई?
और तुम तो मर चुकी थी। वसुंधरा सारी बात जमींदार को बताती है, जिसे सुनते ही जमींदार फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में पछतावा और अपराधबोध साफ झलक रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी, दामाद और मेरी नातिन तीनों चले गए। मैं अकेला रह गया। भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर जमींदार फूट फूट कर रोते हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी सुकून के साथ अपना जीवन जीने लगी।